जी हमारा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि आज हम विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे। और इसमें जो थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट एक तरह की आ रही है आपकी, इससे पहले आपने जितनी भी इस कोर्स में भी की है डेवलपमेंट, या इससे पहले जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं उनमें भी आपने जितनी भी डेवलपमेंट की है वो सारी की सारी कंसोल बेस्ड थी। ठीक है, वो हमारी प्रोग्रामिंग होती है कंसोल बेस्ड। ये हमारी जो विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है इसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इवेंट ड्रिवन मींस कि कोई इवेंट अकर होता है और उसके अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस देती है। अब देखिए कंसोल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपने एक मेन लिखा होता है, मेन है एक प्रोग्राम ने मेन के अंदर एंट्री करनी है और वहां पे जिस सीक्वेंस में आपने कोड लिखा हुआ है, चाहे थ्रेड्स के थ्रू आपने मल्टीपल सीक्वेंसेस बनाए हुए हैं या सिंगल एक ही सीक्वेंस है, प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में चलता जाएगा और फिर क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। इससे पहले हम इसी तरीके से काम करते रहे। इवेंट ड्रिवन के अंदर एप्लीकेशन का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इवेंट ड्रिवन में आपका जो है एक वे है वो ये है कि आपकी एप्लीकेशन के सामने आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है, उसके अंदर आपने डिफरेंट इवेंट्स की सपोर्ट दी होती है। यानी पंखे तो चलाओ, डिफरेंट इवेंट्स की सपोर्ट दी होती है। चलता है नहीं चल रहा? चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बटन क्लिक हो गया, माउस मूव हो गया, माउस एंटर हो गया, मुख्तलिफ तरह के हम ये इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप कोई इवेंट अकर नहीं होता, कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होता, तब तक एप्लीकेशन कोई भी काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आपने मीडिया प्लेयर ओपन किया, मीडिया प्लेयर इज नॉट अ कंसोल एप्लीकेशन, इट्स अ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। अब देखो मीडिया प्लेयर आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, स्टिल वहां पे पड़ा होता है। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, मेन्यू होता है, मेन्यू में आके आप कोई काम कर सकते हैं, बटन्स लगे होते हैं, उन बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्टिवेट और एग्जीक्यूट एन इवेंट। एक आपको एक इवेंट अकर करवाना पड़ेगा। बटन पे क्लिक करना एक इवेंट है। जब आप वो इवेंट होगा तो उसके अगेंस्ट जो इवेंट हैंडलिंग हमने की होगी, यार ये इवेंट अगर अकर हुआ तो ये वाला काम आपने करना है, तो उस तरीके से वो क्या होगा, वो एक काम करेगा। फिर आप फॉरवर्ड वाले बटन पे करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपने स्लाइडर मूव किया, जो उसका जो होता है वॉल्यूम कंट्रोल का, वो स्लाइडर मूव करेंगे तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस होती हैं। इसकी बैक एंड की डिटेल्स पे मैं नहीं जाता कि इवेंट्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा बताऊंगा कि बेसिकली ये बिल्कुल विंडोज लेवल के आपको बता रहा हूं कि अंडरलाइन लेवल पे क्या होता है। एप्लीकेशन को कुछ नहीं पता होता ये क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन क्लिक किया है, मैं आपको कंप्लीट एक कर लेता हूं, एक छोटा सा सिनेरियो बना के दिखा देता हूं। लेट्स से आपके सामने एक एप्लीकेशन है, लाइक यही एप्लीकेशन जो हमारे सामने है, यहां पे मैंने लेट्स से आके फाइल के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे सामने एक मेन्यू ओपन हो गया। फिर मैं न्यू के ऊपर आया हूं, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स में अकर कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने माउस मूव किया, ये भी एक इवेंट है। फिर मैंने जब फाइल के ऊपर ला के क्लिक किया तो ये एक इवेंट अकर हुआ, क्लिक इवेंट। अब ये हुआ क्या कि इस एप्लीकेशन को नहीं पता, ये जो एप्लीकेशन हमारे सामने आईडी ओपन है इसको कुछ भी नहीं पता कि कोई क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। जब मैंने बटन क्लिक किया तो जो सिग्नल था वो माउस का सिग्नल गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। पहले जो रिसीव हुआ पोर्ट्स के ऊपर, पोर्ट से आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, एक इंटरप्ट कॉल हुआ या व्हाटएवर जो भी उसके अगेंस्ट इंटरप्ट रूटीन थी वो कॉल हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि ये वाला जो माउस क्लिक हुआ है ये कौन सा हुआ है, राइट हुआ है या लेफ्ट हुआ है, ये तो डेफिनेटली बटन का कोड साथ जाएगा। अब वो ये देखेगा किस स्क्रीन के किस पॉइंट के किस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये क्लिक हुआ है, और फिर वो ये देखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने पास एक रखा होता है कि करंटली कौन सी जो विंडो है वो मतलब हाईलाइटेड है, सामने कौन सी आई हुई है। अब वो देखेगा कि अच्छा ये वाली आई हुई है, वहां पे जो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन बनती हुई है, कौन सा कंट्रोल इसका इस लोकेशन के ऊपर है,
वो फाइंड आउट करेगा और फिर वो मैसेज जो आया है वो इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेगा। यानी एक्चुअली जो इवेंट, जो माउस क्लिक हुआ है, वो जो मैसेज गया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसाइड किया है कि किस एप्लीकेशन का कौन से कंट्रोल के ऊपर क्लिक हुआ है। वो एप्लीकेशन को अब मैसेज चला गया। अब एप्लीकेशन में अगर हमने उस स्पेसिफिक क्लिक इवेंट के अगेंस्ट कोई कोड लिखा हुआ है या कोड इवेंट हैंडलर लिखा हुआ है, कोई फंक्शन लिखा हुआ है कि अगर इस जगह पे क्लिक हुआ तो ये वाला काम करना है, तो फिर वो वाला काम हो जाएगा। अगर हमने नहीं लिखा हुआ तो जो डिफॉल्ट इवेंट हैंडलिंग है, डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस तरीके से ये लूप कंप्लीटली खत्म। तो बेसिकली बताने का आपको मकसद ये था कि मास्टर जो होता है इस केस में वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी जो भी इवेंट अकर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इवेंट को आगे ट्रांसफर करता है एप्लीकेशन के। फिर एप्लीकेशन देखती है कि इस स्पेसिफिक इवेंट के अगेंस्ट मेरे पास यूजर ने या जो एप्लीकेशन का डेवलपर था उसने कोई कोड लिखा है। अगर लिखा है तो वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है और ये चीज हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर। इवेंट के अगेंस्ट जो हम कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलिंग। और वो जो कोड, जो फंक्शन हम लिखते हैं उसे कहते हैं इवेंट हैंडलर। ठीक है, अगर लिखा हो तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज डिफॉल्ट जो उसकी हैंडलिंग है उसके लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ आ गई बात की? फॉर एग्जाम्पल हमने जब ये न्यू किया और न्यू पे आके हमने प्रोजेक्ट पे आके क्लिक किया तो इट मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको आईडी को भेजा कि भाई इस जगह के ऊपर क्लिक हुआ है। इसके अगेंस्ट हमने एक इवेंट हैंडलर लिखा हुआ था कि अगर यहां पे क्लिक हो तो क्या करो कि ये न्यू प्रोजेक्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन कर दो, ये डिस्प्ले करवा दो। तो वो डिस्प्ले हो गया। अब हमने यहां पे, अब पहले हम कंसोल एप्लीकेशन करते थे, अब हम क्या करेंगे, विंडोज एप्लीकेशन। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट में आ गई विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में हम कहते हैं जी, लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं जी फर्स्ट ऐप, APPL या फर्स्ट APP कर दें, कोई भी इसका नाम रख लें। ओके किया। आपको याद होगा फर्स्ट डे मैंने आपको दिखाया था कि एक बड़ा क्लीन सा नाइस सा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये सारी चीजें आपको बिल्ट इन आपको आईडी ही प्रोवाइड कर देती है। बैक एंड के ऊपर जितना भी कोड है वो सारे का सारा ये खुद जनरेट करके आपको ये चीज प्रोवाइड कर देती है। अब ये आपके सामने एक फॉर्म है। फॉर्म की मिसाल एक कैनवस की सी है, इसके ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं, इंटरफेस इसका बना सकते हैं। अब इस फॉर्म के ऊपर आप बेसिकली, फॉर्म आपको एक समझ लें कि एक कैनवस प्रोवाइड करता है, एक होल्डर किसी सॉर्ट की चीज होती है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ कंट्रोल्स रख सकते हैं, बटन्स रख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस रख सकते हैं एंड सो ऑन, मल्टीपल चीजें रख सकते हैं। अब हमारे पास जब हम विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तो इस फॉर्म के ऊपर ये जो एरिया है इसका, ये वाला एरिया, इसके ऊपर हम सारे का सारा जो भी अपनी कोई कंट्रोल्स रखना चाहते हैं, जैसा भी इंटरफेस हम बनाना चाहते हैं वो हम यहां पे इस एरिया के अंदर बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2-3 पैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टूल बॉक्स का पैनल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स का पैनल है। अगर टूल बॉक्स यहां पे आपके पास नहीं भी है, लेट्स से मैं इसको रिमूव कर देता हूं, यहां पे अब टूल बॉक्स नहीं है। अगर आपके पास टूल बॉक्स नहीं है तो टूल बॉक्स यहां पे ये आपके पास पड़ा हुआ है। यहां पे भी नहीं है तो आप व्यू में जाएं और ये टूल बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, व्यू में आपको यहां से टूल बॉक्स मिल जाएगा। अदरवाइज अब टूल बॉक्स से मैंने क्लिक किया, ये टूल बॉक्स यहां पे आ गया। ठीक है, और यहां पे इसको मैंने आपको बताया था ऑटो हाइड को इनेबल कर दें ताकि ये ऑटोमेटिकली हाइड हो सके। ये टूल बॉक्स जब इस पे क्लिक करेंगे तो सामने हो जाएगा, जब इससे कर्सर बाहर मूव करेगा ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो ये टूल बॉक्स आपके पास, इसमें जितने भी कंट्रोल्स आप यूज करेंगे वो सारे के सारे यहां पे अवेलेबल, सारे के सारे यहां पे अवेलेबल। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये टूल बॉक्स से हम मुख्तलिफ, अगर आप यहाँ देखिए ऑल विंडोज फॉर्म्स के कंट्रोल्स करेंगे तो ये सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। कुछ कंट्रोल्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल बटन्स बहुत कॉमन हैं, वो कॉमन कंट्रोल्स में आ जाते हैं। कंटेनर्स में कंटेनर्स आ जाते हैं, जिस तरह एक फॉर्म है ये बताते खुद एक कंटेनर है, लेकिन इसके अंदर हम मजीद छोटे छोटे डिवीजन्स बना सकते हैं। ठीक है, कि यार ये वाले जो कुछ बटन्स हैं वो अलग कर दें, इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप बॉक्स लगा दिया तो कुछ कंट्रोल्स को एक ग्रुप बॉक्स के अंदर रख दिया। इनका क्या एडवांटेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि इससे बहुत ज्यादा फायदे आप उठा सकते हैं कंटेनर से। फिर मेन्यूज वगैरह बनाने के लिए मेन्यूज एंड टूल बार्स हैं।
डाटा के लिए जब हम डाटाबेस एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो उसमें हम डाटा की तरफ भी आएंगे। और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक टाइमर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी भी कंपोनेंट्स हैं लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से शायद हम उनको डिस्कस ना करें। प्रिंटिंग रिलेटेड टास्क हम प्रिंटिंग में देखेंगे। और डायलॉग्स, डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस को हम डिस्कस करेंगे। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स होता है, सेव होता है, कलर होता है, फॉन्ट होता है, उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा ये एक जो चीज आपको नजर आ रही है WPF, WPF स्टैंड्स फॉर विंडोज प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। विस्टा के आने के बाद ये इन्होंने दी है और इसमें एक नई चीज आ रही है XAML, XAML, एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, तो WPF का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूंगा। WPF क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, और मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में जो है आपकी जिस तरह हम नॉर्मल विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं ये शायद तो कुछ अरसे में खत्म हो जाए और WPF इसकी जगह ले ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे करेंगे, खासतौर पे बैक एंड C# की प्रोग्रामिंग है, विंडोज प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट वही WPF के अगेंस्ट होगी। और WPF सिंपल कंट्रोल्स की निस्बत ज्यादा वर्सटिलिटी, ज्यादा एक्सटेंडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है। बेसिकली अभी जिस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि WPF जिस पे ज्यादा फोकस कर रहा है वो है आपकी उसका इंटरफेस जो शो हो रही है आपको चीज, बेसिकली वो उसके साथ ज्यादा डील कर रही है और उसका फॉर्मेट टोटली चेंज है। टाइम मिला तो एक आध लेक्चर में आपको इसको दे दूंगा। और रिपोर्टिंग में क्रिस्टल रिपोर्ट्स अभी तक इन्होंने नहीं दिए, वैसे हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो ये जनाब टूल बॉक्स है, इसके अंदर हम कॉमन कंट्रोल्स को फिलहाल सेट करते हैं कि हम कंट्रोल यूज करेंगे वो टूल बॉक्स से उठा के हम अपने इंटरफेस के ऊपर, ये फॉर्म के ऊपर रखते जाएंगे। कैसे रखेंगे इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर। यानी इस सोल्यूशन में पहले तो जब हम कंसोल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे तो उसमें एक ही फाइल होती थी, लेकिन जब हम विंडोज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फाइल नहीं होती, यहाँ पे मल्टीपल फाइल है। एक सबसे पहले यहाँ पे program.cs है, फिर ये form1.cs है और इसके अंदर भी सब डिवीजन है, 2-3 फाइल्स होंगी। एक तो इसकी डिजाइनर की फाइल है और एक इसकी कोड बिहाइंड की CS की फाइल होगी, उन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे। ये रेफरेंसेस क्या हैं, ये जो आपकी जो भी आप यूजिंग नेम स्पेसेस करते हैं उनकी DLLs को उठा के ये यहाँ पे लाता है, उनको यूज करता है, ये उसके लिए होता है, फिलहाल आपके लिए जरूरी नहीं है। और ये आपके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में होती हैं, फिलहाल इसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। तो ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आप मल्टीपल फॉर्म्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फॉर्म्स हैं आपकी एक एप्लीकेशन में, 1, 2, 3, 4 ज्यादा फॉर्म्स हैं, तो वो सारे के सारे आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर वाली विंडो से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये टीम एक्सप्लोरर वगैरह इनको बंद कर लें, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। क्लास व्यू के अंदर भी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस होंगी आपके इसमें एप्लीकेशन में वो सारी की सारी क्लास व्यू में आप देख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा आप प्रॉपर्टीज विंडो को यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज का मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉपर्टी आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है गेटर्स और सेटर्स की फॉर्म में, यानी जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं उनको वैल्यू असाइन करना या उनकी वैल्यू रिट्रीव करने के लिए जो दरमियाना इंटरफेस .NET प्रोवाइड करती है वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज का। तो हमारे हर कंट्रोल की, हर फॉर्म की अपनी प्रॉपर्टीज होती है और उन प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं। तो अभी हम थोड़ा से फॉर्म की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा फॉर्म है। अब देखिए फॉर्म की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी एक विड्थ है, इसकी एक हाइट है, इसकी यहाँ पे कोई कैप्शन है, कोई टेक्स्ट है, इसका कोई बैकग्राउंड कलर है, इसका कोई फोरग्राउंड कलर है, इसका कोई फॉन्ट है, ये सारी की सारी क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। यानी आप जो भी आसान लफ्जों में या एक इलिटरेट सॉर्ट की जो इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर्टी, यार आपने जो भी लुक एंड फील अगर चेंज करनी है फॉर्म की या डिफरेंट कंट्रोल्स की, तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स प्रॉपर्टीज। ये फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके जब आप प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन करेंगे तो जो चीज सेलेक्टेड है, जो भी कंट्रोल सेलेक्टेड है उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पे उसका आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज की प्रॉपर्टीज ये दिखा रहा है। तो अभी ये जो दिखा रहा है वो किसकी दिखा रहा है, वो फॉर्म 1 की दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हाँ, A to Z करें या ये सिंपल हमने कर लिया। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। फॉर्म 1 के बजाय कह लेते हैं हम जी फर्स्ट फॉर्म या कुछ भी रख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि नेम आपको इसलिए चेंज करना चाहिए,
कि जब आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 के बजाय जो प्रॉपर नेमिंग है उस फॉर्म की, वो फॉर्म काम कर रहा है वो वाला उसका नाम होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन आपको यूज करना चाहिए। एक्सेप्ट बटन, एक्सेप्ट बटन से क्या मुराद होती है? आपने देखा होगा कि आपने कीमत पर एप्लीकेशन के ऊपर एंटर एप्लीकेशन होती है, एंटर प्रेस करते हैं तो कोई एक बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है, तो वो क्या होता है? एक्सेप्ट बटन होता है। कि आप बताते हैं कि अगर वो एंटर प्रेस करता है तो कौन से बटन प्रेस का इवेंट हैंडलर कॉल हो। ये भी हम थोड़ी देर बाद मुझे याद करवाना, मैं आपको ये एक्सेप्ट बटन की फंक्शनैलिटी करके दिखाऊंगा। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, यहां पे आ जाए बैक कलर, कि भाई आपके फॉर्म का बैक कलर क्या होना चाहिए। आप यहां पे कोई भी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम करें या जो भी, से हम कोई भी फिलहाल वैसे अपने उसके लिए कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता, बल्कि उसके बजाय बैकग्राउंड इमेज इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। आपने एक इमेज बनाया है, अपने उस फॉर्म के लिहाज से आप इमेज बना भी सकते हैं और बना बनाया भी कहीं से उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो इमेज आप लगा लें तो उससे आपका फॉर्म जो है वो ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा प्यारा नजर आएगा। तो हम कैसे इमेज लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे? तो ये बैकग्राउंड इमेज पे हमने क्लिक किया, जब जो ही आप इस पे आएंगे ना, ये बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये स्टार्ट छोटा सा ब्राउज वाला बटन आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें। आप जहां पे भी आप कोई पिक्चर पड़ी है, लेट से ये पिक्चर पड़ी है, सैंपल पिक्चर्स में चले जाएं और लेट से हम जेलीफिश को उठा लेते हैं और इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है, ओके किया, तो ये आपकी जेलीफिश साहिबा इस पे आ गई। इसको जरा छोटा बड़ा करेंगे तो ये कंप्लीटली यहाँ करते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब इसी से नीचे इसकी आ रही है ऑलमोस्ट सारे। नॉर्मली हमारे पास जेपैग होता है, GIF होता है। GIF आई थिंक जो मूवेबल है, आई डोंट नो वो इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन नॉर्मल जो है हमारे स्टैटिक वो तकरीबन सारे ही करता है। अब आपने बैकग्राउंड इमेज का लेआउट यहाँ पे अपनी मर्जी का सेट करना है। आप टाइल करना चाह रहे हैं, सेंटर स्ट्रेच कर देंगे तो क्या होगा कि जितना भी उसका साइज है वो फॉर्म के लिहाज से कर देंगे। छोटा है तो बड़ा कर, बड़ा है तो छोटा कर देंगे, ठीक है। इसको आप स्ट्रेच कर लें। अब स्ट्रेच हमने किया तो पूरा जो इमेज है वो उसके अंदर उसने अपना स्क्वीज कर लिया है। अब कैंसिल बटन, जिस तरह एक्सेप्ट बटन है, यानी एंटर प्रेस करेंगे तो कौन सा बटन कॉल होना चाहिए, और कैंसिल किसके अगेंस्ट होता है, स्केप प्रेस करेंगे तो कौन सा होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा कैंसिल बटन आ जाएगा। कंटेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, आपने देखा होगा कि हम राइट क्लिक करते हैं तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू आ जाता है। इधर ध्यान दो, अपनी बातों को छोड़ दो। कंटेक्स्ट मेन्यू का मतलब यह है कि आप राइट क्लिक करते हैं तो छोटा सा मेन्यू आ जाता है ना, कंटेक्स्ट मेन्यू, वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जब हम मेन्यूज पढ़ेंगे तो इसको हम उसके साथ यूज करेंगे। कंट्रोल बॉक्स आपका ये चीज होता है, ये जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का है। इसको अगर आप कंट्रोल बॉक्स को ट्रू फॉल्स कर देंगे तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आप इसको बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए फिर आपको खुद एक जो है आप बटन बना सकते हैं। कर्सर आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं कि जब आपका एप्लीकेशन रन हो तो कर्सर कौन सा होना चाहिए। कर्सर आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, ठीक है। जो भी सिलेक्ट करेंगे वो वाला उसका कर्सर बन जाएगा। जिस तरह अभी करंटली अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखें इसका कर्सर बिल्कुल ये नॉर्मल कर्सर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका यहां पे मैं कर्सर चेंज कर देता हूं, कर्सर अगर मैंने यहां पे इसका चेंज कर दिया है, कोई और रख लेता हूं, लेट से मैंने क्रॉस रख लिया है, तो अब जब मैं इसको रन करता हूं तो वैसे तो ये वाला कर्सर है नॉर्मली, लेकिन जब एप्लीकेशन पे आएगा तो ये क्रॉस सर्कल बन गया, ठीक है। कोई भी आप अपनी मर्जी का कर्सर रख सकते हैं। और कर्सर अगर आपने कोई अपना बनाया है या बना बनाया कोई डिफरेंट कर्सर है, उसको भी इंपोर्ट करवा के लाइब्रेरी में वो भी आप यूज कर सकते हैं। जी जी हाँ, वो अभी आ जाएगा नीचे। डबल बफरिंग एक टेक्निक है, फिलहाल आपके लेवल की नहीं है, ये ग्राफिक्स के अंदर यूज होती है। खासतौर पर जब एनिमेशंस हो रही होती हैं तो उसमें रेंडरिंग और वो जो ग्लिचेस सी आ रही होती हैं उसको रिमूव करने के लिए पूरी एक टेक्निक है।
जो कि इसके अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है डबल बफरिंग। यू आर करंटली इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डबल बफरिंग क्या है। ग्राफिक्स रिलेटेड एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो मोशन जब कोई एनिमेशन करवा रहे होते हैं तो उसमें जो आपको वो रुक रुक के नजर आ रहे होते हैं ना, उसको स्मूथ करने के लिए डबल बफरिंग यूज की जाती है। इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। इनेबल्ड मीन्स कि ये इनेबल्ड हो, यानी आपने कई बार देखा होगा बटन वगैरह होते हैं या कंट्रोल होते हैं वो डिसेबल हुए होते हैं, उन पे आप क्लिक कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनेबल्ड होगा तो ये सारे काम इसके ऊपर हो जाएंगे, डिसेबल कर देंगे तो इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। फॉन्ट आप अपनी मर्जी का कुछ भी सेट कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो क्या होना चाहिए। अगर आप कोई चीज लिखते हैं या जो कंट्रोल्स है उसके ऊपर क्या चीज आना चाहिए, तो ये आप यहां से फॉन्ट का साइज, उसका स्टाइल और फॉन्ट की फैमिली, ये सारी चीजें यहां से आप देख सकते हैं। 4 कलर मीन के जो टेक्स्ट है, कंट्रोल्स जो इसके ऊपर हम रखेंगे उनका जो 4 कलर होगा उसके ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो किस कलर का होना चाहिए। तो इसको अगर हम ब्लू कर देते हैं या कोई और कर देते हैं तो जितने भी हम कंट्रोल्स बनाएंगे उसका 4 कलर क्या होगा, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ आएगा, ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल के बॉर्डर इसका कैसा होना चाहिए, यहां पे हमने लिखा हुआ है साइजेबल। ये साइजेबल बॉर्डर है इसका, ये देखिए यहां से इसको पकड़ा, ये रिसाइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हैं बॉर्डर के स्टाइल के थ्रू, लाइक फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है फिक्स्ड, सिंगल, फिक्स्ड, 3D एंड सो ऑन। हम इसको फिक्स्ड 3D कर देते हैं। अब देखिए आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, हमने फिक्स कर दिया है बॉर्डर को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मोस्टली जो जब आप इसकी एप्लीकेशन अपनी बनाएं तो आपने एक स्पेसिफिक पेज के लिहाज से अपने कंट्रोल की सेटिंग की होती है तो उसको फिक्स कर दें, ठीक है, ताकि वो अगर या तो उसका एक और चीज होती है हम उसको कहते हैं एंकर यूज करना या डॉकिंग यूज करना, वो अगर यूज नहीं करते तो उसको फिक्स कर दे ताकि वो छोटी बड़ी ना हो सके। तो वो अगर छोटी आप उसको फिक्स करना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हेल्प बटन कौन सा है जी, हेल्प बटन है भी या नहीं है उसको भी छोड़ दें। आइकन आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, अगर आपने आइकन बाय डिफॉल्ट में ये वाला आ रहा होता है, बाय डिफॉल्ट में ये, आप कोई और यूज करना चाहते हैं तो सिंपली यहां से आइकन सेलेक्ट करें। ICO फाइल्स होती हैं आइकन की, नेट से डाउनलोड कर लें, यहां पे भी पड़ी होंगी बहुत सारी ICO फाइल्स। मैं कर लेता हूं जी ICO, अगर कोई हो तो आपको मैं दिखा दूं। ये C ड्राइव में होंगी, आई थिंक C ड्राइव आ गई, यहां मैं कर देता हूं जी .ICO, लाइक ये वाला हेल्प वाला एक मिल गया है या कोई और अच्छा सा मिले तो चलो ये फिलहाल मैं हेल्प वाला कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया है मैंने, तो ये देखो आइकन क्या हो गया, चेंज हो गया। आप अपनी मर्जी का अपना भी तस्वीर छोटी सी बना के आइकन की फॉर्म पे लगा लें या कोई भी अपनी मर्जी का आइकन भी आप लगा सकते हैं। IME मोड फिलहाल इसको छोड़ दें। ये जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा ना कौन सी उन्हें विंडोज कहते हैं, मल्टी व्यू, SDI और MDI जिन्हें हम कहते हैं, MDI एप्लीकेशन होती है। जिस तरह आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी जिसके अंदर मल्टीपल एक मेन एप्लीकेशन ओपन होती है, जिस तरह पुराना एडोब एक्रोबैट रीडर होता था, तो उसके बल्कि अब भी नए वालों में भी इस तरह की फैसिलिटी है कि आप एक एडोब को ओपन करते हैं और उसके अंदर मजीद एडोब ओपन करते जाए तो उसके अंदर मजीद छोटी छोटी विंडोज बनती जाती है, तो ऐसी होती है। MDI एप्लीकेशन को कहते हैं। तो ये IME मोड उसके अगेंस्ट उसके साथ होता है। इस MDI कंटेनर भी उसी के साथ होता है। की प्रीव्यू लैंग्वेज, जब हम मैं आपको अगर टाइम मेरा तो मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा कि अगर आपने उर्दू की एक एप्लीकेशन बनानी है .NET के अंदर जिसमें उर्दू भी हो, इंग्लिश भी हो, अरबी भी हो, फ्रेंच भी हो, जिस टाइप का बंदा हो वो अपनी मर्जी की लैंग्वेज यूज करे, वो मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशंस उनको कहते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसमें हम फिर इसकी इन दो चीजों की यूज पड़ेगी, एक लैंग्वेज की और एक लोकलाइजेबल की। तो ये उस वक्त की बात है। लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन कौन सी होनी चाहिए इसकी, लॉग्ड, ये लॉग्ड है या नहीं है। मेन मेन्यू स्ट्रिप, ऊपर मेन्यू स्ट्रिप, ये भी मेन्यूज के साथ है। आपने देखा ना जिस तरह यहाँ पे इसकी मेन्यू है, आप अपने एप्लीकेशन में भी मेन्यू लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, वो भी हम करेंगे। अब ये जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि यार सिर्फ वो होता है क्लोज होता है, तो ये मैक्सिमाइज बटन को अगर आप फॉल्स कर देते हैं तो मैक्सिमाइज वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैक्सिमम साइज आप कर सकते हैं। मिनिमाइज बॉक्स को अगर डिसेबल कर देते हैं तो ये अब सिर्फ आपके पास क्रॉस रह जाएगा, ठीक है, जो आप बात पूछ रहे थे। मिनिमम साइज, ये ओपेसिटी बड़े मजे की इसकी चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इसकी ओपेसिटी फुल है। ओपेसिटी मींस के ये सी थ्रू है या नहीं है, कितना ओपेक है ये 100% ओपेक है, कोई चीज इसको नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर देता हूँ,
आपने विस्टा में ये चीज देखी होगी या 7 के आपकी एप्लीकेशन होती है उसमें से थोड़ा सा पिछली एप्लीकेशन भी नजर आ रही होती है। लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ जी, इसकी एप्लीकेशन ओपेसिटी कर देता हूँ 70%। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब ये थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम हो गई है। अब ये फ्रंट पे आपकी एप्लीकेशन है और पीछे दूसरी चीजें भी नजर आ रही है ना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली ओपेसिटी के थ्रू आप इसको चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये नीचे आइकन भी अभी इसका वही आया हुआ है जो हमने आइकन सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है बच्चों, 0 कर देंगे फिर सिर्फ इसके ऊपर ही नजर आएगा, ये टाइटल बार ही नजर आएगी और कुछ नहीं नजर आएगा। लाइक मैं सिर्फ 10% कर देता हूं तो ये बिल्कुल, ये देखें ये है। ठीक है, ओपेसिटी को हम 90% कर दें। ओके, पैडिंग को छोड़ दें। राइट टू लेफ्ट भी आप कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट राइटिंग स्टाइल होता है ना। आप राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट भी आप यहां से इसको यस कर देंगे तो वो राइटली अलाइंड हो जाएगा टेक्स्ट। शो आइकन, शो इन टास्क बार में शो करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे पास एक छोटी सी ट्वीक होती है, एक छोटा सा तरीका होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको टास्क बार में नजर नहीं आती हैं, बल्कि वो इधर नजर आ रही होती हैं ट्रे में। ठीक है, तो वो करने के लिए फिर इसको हम फॉल्स कर देते हैं। एक छोटा सा काम उसमें करना पड़ता है, कभी टाइम मिला तो वो भी आपको करवा दूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे साइज इसका दिया हुआ है 406/264, ये इसका साइज है। अगर यहां से आप इनको चेंज करेंगे तो यहां से साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर मैं यहां से इसका साइज चेंज कर देता हूँ, 331 इसकी हाइट है तो मैं इसको 400 कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे भी ये चेंज हो गया। बेसिकली ये आपको सिंपली एक एप्लीकेशन का एक जो आपने प्रॉपर्टी सेट की है वो उनको शो करवाने के लिए होता है। ये बजाते खुद कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्चुअल चीजें ये हैं प्रॉपर्टीज, और ये एक्चुअल चीज ये प्रॉपर्टीज भी नहीं, ये भी आपको इंटरफेस है। बैक एंड के ऊपर ये यहां पे चेंजेस हो रही हैं। ये जो आपकी सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आप चले जाएंगे, जो फॉर्म डिजाइन.cs है ना, ये वाली यहां पे सारा आपका गंदला चेंज हो रहा है। एक्चुअली ये सारा बैक एंड के ऊपर कोड जनरेट हो रहा है, लेकिन आप अदरवाइज ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हाथ से। तो उन्होंने आपको आईडी में एक इंटरफेस बना के दे दिया है कि यार आप इस इंटरफेस को यूज करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिस तरह आप अगर यहां पे देखें तो ये हमने ओपेसिटी चेंज की थी ना, तो ये ओपेसिटी के अगेंस्ट उसने किया हुआ है दिस डॉट ओपेसिटी। दिस याद रखो यहां पे हमेशा किसको पॉइंट कर रहा होता है, उस स्पेसिफिक फॉर्म को। अदरवाइज दिस एक पॉइंटर होता है ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी चीज को कॉल करते हैं, कोई फंक्शन क्लास के मेंबर में, उसको एज जो है वो पैरामीटर पास होता है। तो दिस, जब विंडोज एप्लीकेशन में दिस की बात होगी तो दिस हमेशा नॉर्मली किसको पॉइंट करेगा, जो फॉर्म है उसको। तो इसकी ओपेसिटी 0.9 है। इसी तरीके से जो भी चीजें हमने चेंज किया आप वो देखेंगे सारे आपको यहां पे मिलेंगी। बैक कलर हमने चेंज किया था, बैकग्राउंड इमेज चेंज किया था, बैकग्राउंड इमेज का लेआउट चेंज किया था, क्लाइंट साइज चेंज किया था। लेट्स से मैंने यहाँ पे 364 के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500। अब ये मैं कोड में चेंज कर रहा हूं, 500 मैंने किया, और अब आप अगर इसको देखें तो ये बड़ा हो गया। इट मींस कि एक्चुअली जो हमने कोड कर रहे होते हैं उसकी बेस पे ये इस इंटरफेस को चेंज कर रहा होता है। ये जब हम इस इंटरफेस में कोई चेंज करते हैं तो एक्चुअली जाके चेंज कहां हो रही होती है, कोड में चेंज हो रही होती है। बेसिकली कोड इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। रन कोड होता है, ये तो कोई ये वैसे आपको एक शो करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे अगर इसकी अब 532 थी, मैंने इसको अगेन 350 कर दिया है, 350। तो अगर आप इसको कोड में जाके देखें तो ये आपको ये 318 उसके साथ हुआ नजर आ जाए। वहां मैंने 350 किया था लेकिन उसने अपने लिहाज से उसको चेंज कर दिया है, यानी किधर गया, पकड़ गया। अब यहां पे देखें इसको 350 हमने वहां दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका साइज क्या है 318। उसने यहां पे इसको 318 साइज दिया हुआ है। इसको मैं चेंज कर देता हूं, अगर 360 कर दिया मैंने तो उस लिहाज से इसको थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बच्चों बात कि एक्चुअली बैक एंड के ऊपर सारा कोड जनरेट हो रहा होता है।
ये कोड अदरवाइज आपको लिखना पड़ता है। C++ में आपको सारा कोड खुद लिखना पड़ता है। तो ये आईडी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि यार आपको बहुत सारी चीजें बिल्ट इन दे देती है। आपको कहते हैं आप ठीक है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, कर्सर के थ्रू इंटरफेस को चेंज कर लें, बैक एंड के ऊपर जितनी भी कोड की चेंजेस हैं जितनी पॉसिबल है वो आईडी खुद ही कर रही होती है। इसी तरीके से ये टेक्स्ट है फॉर्म 1, हम चाहते हैं इसके टेक्स्ट को शोर हो, हम कहते हैं यहाँ पे इसका टेस्ट आए माय फर्स्ट विंडोज एप्लीकेशन। मैं चाहता हूं कि हमारा इसका कैप्शन है वो ये आए। तो आप देखें यहाँ पे इसकी क्या आ गई, माय फर्स्ट विंडो एप्लीकेशन। जो टेक्स्ट के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बड़ी सारी चीजें हम रन टाइम पे भी चेंज करेंगे। टॉप मोस्ट आपने देखा होगा, अगर टॉप मोस्ट ये हो, आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं वो हमेशा टॉप पे रहती है, नीचे नहीं जाती। तो अगर आप इसको भी टॉप मोस्ट को ट्रू कर दें तो वो टॉप मोस्ट एप्लीकेशन बन जाएगी। इनमें से शायद कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो पिछले आपको जो वर्जन्स हैं .NET के उनमें अवेलेबल ना हो। 2008 में फॉर एग्जांपल ये टॉप मोस्ट हो गई है, इस तरह की कोई और एक दो जो हैं वो शायद आपको पिछलों में अवेलेबल ना हो। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जो आगे इंक्रीज कर रही है वो थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं कि मजीद उसके बेहतरी ला रहे हैं, मजीद प्रॉपर्टीज को सपोर्ट कर रही है। जस्ट अ मिनट, ठीक है जी। तो विंडो स्टेट यानी आप नॉर्मल में करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज में मैक्सिमाइज कर देंगे तो जब ये, पर मैक्सिमाइज तो हमने इसका किया ही फॉल्स हुआ है, लेकिन फिर भी ये इसको मैक्सिमाइज में फुल उसमें डिस्प्ले करवा दिया कि आप जब आपकी एप्लीकेशन शो हो तो किस फॉर्मेट में हो, मैक्सिमाइज हो, नॉर्मल हो या मिनिमाइज हो। नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल। आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, आप उनको रन करते हैं तो फौरन टास्क बार में आ जाते हैं या ट्रे में चली जाती हैं। तो वो उसकी आप यहां से इसको कर दें, विंडो स्टेट को मिनिमाइज कर दें, तो ये आप जब रन किया तो अब ये रन होकर ऑटोमेटिकली पहले नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस आपने देखा होगा बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बहुत सिंपली उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को ही चेंज करना होता है। व्हाट यू नीड टू नो इज कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी जिनको हमने चेंज करना है और क्या क्या पैरामीटर्स उसके सेट करने हैं। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा कि सिंपली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इसका लेआउट अच्छा खासा चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो फॉर्म का जो एक प्रॉपर लेआउट होता है वो बनाना जरूरी होता है। वो पहले उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर लें, उसको सेट कर लें, बैकग्राउंड इमेजेस जरूर यूज करें, उससे जरा आपकी एप्लीकेशन जरा अच्छी सी प्यारी सी लगती है। फजूल कलर अगर यूज भी करते हैं तो कलर स्कीम एक प्रॉपर रखें। ये ना हो कि बैकेट पे जो है वो ब्लू हो, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू लगा हुआ हो, फ्रंट पे जो है रेड लगा हुआ, साथ येलो लगा हुआ हो, तो वो ड्रामा सा एक बन जाता है, वो प्रोफेशनल लुक उसकी बिल्कुल भी नहीं होती। सो इमेजेस यूज करना वो एक अच्छी चॉइस होती है, इमेजेस यूज करें। कुछ एप्लीकेशंस की इस तरह के मतलब लेआउट नहीं होते, उन्होंने चेंज किया, उनका क्लास, उनका मैक्सिमाइज सारा कुछ चेंज होता है, वो उन्होंने खुद से एक फॉर्म डेवलप किया होता है होते हैं, उसमें हम कर सकते हैं, बटन्स को भी चेंज कर सकते हैं। WPF में इसकी ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है, अदरवाइज भी आपके पास एप्लीकेशंस इस तरह की अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिंपल करेंगे। जी प्रॉब्लम, अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। अभी हम कुछ कंट्रोल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो नॉर्मली आपने कोई भी एप्लीकेशन देखी होगी उसमें बटन्स जरूर पड़े हुए होते हैं, कोई ना कोई बटन्स होते हैं। ये अलग बात है कि शायद आपको मैक्सिमम एप्लीकेशंस के ऊपर ऐसे बटन्स नजर ना आए। तो लेट्स से हमने उठा के यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल को सिलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें, या डबल क्लिक कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो भी वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको डबल क्लिक नहीं करता तो ये बटन को प्रेस करें, मतलब लेफ्ट माउस की प्रेस करें और इसको ड्रैग करके जहां अपनी मर्जी है वहां पे आके आप रख दें। ये आपने बटन लेफ्ट से रख दिया तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इसका बटन का जो टेक्स्ट है वो ब्लू है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है, ये ब्लू क्यों है कि हमने फॉर्म की 4 कलर की प्रॉपर्टी को ब्लू किया हुआ था। अब हम इस बटन को अगर सेलेक्ट करते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो अब ये देखें बटन 1 इसका नाम है। तो इस बटन का टेक्स्ट इसका सबसे पहले हम नाम चेंज कर लेते हैं। हम इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, BTN टेस्ट, कुछ भी BTN
बटन्स के साथ हम स्टार्ट में क्या लगा देते हैं, BTN। फॉर्म्स के साथ हम क्या लगा देते हैं, FRM। टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ हम स्टार्ट में क्या लगा देते हैं, TXT। ठीक है, ताकि पता चले कि ये जो कंट्रोल है ये कौन सा कंट्रोल है। ठीक है, तो लेट्स इसका नाम हमने रख दिया बटन टेस्ट। तो यहां पे इसका नाम आ गया जी BTN। अच्छा, अब ये देखो ये फॉर्म की दिखा रहा है, इसको सिलेक्ट किया तो अब बटन टेस्ट की आ गई। ठीक है, इसकी भी इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे एक डिफरेंट चीज आ गई, एंकर। एंकर ये हुआ है। ठीक, एंकर मींस कि अगर आप फॉर्म को छोटा बड़ा करते हैं तो वो किसके लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करे, बटन। ठीक है, लेट्स से अगर ये यहां पे है ना, तो हम मैक्सिमाइज बॉक्स को इसके फॉर्म के मैक्सिमाइज बॉक्स को ट्रू कर देते हैं ताकि आपको मैं ये इसका थोड़ा सा बता सकूं। मैक्सिमाइज बॉक्स फॉल्स हमने किया हुआ था, इसको ट्रू कर दिया। अब अगर आप इसको देखें, अच्छा मिनिमाइज्ड हमने वो किया हुआ था। अब ये देखें, इसका फासला अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें, इधर से और इधर से, और उसी के लिहाज से इधर से और नीचे से ऑब्जर्व करें, तो जब हमने इसको मैक्सिमाइज किया तो इसने देखें अपना ये और ये फासला बरकरार रखा है, इन दोनों को नहीं किया। क्यों? कि हमने इसको बटन का जो एंकर किया हुआ था, एंकर का मतलब, एंकर वो कहते हैं ना जो शिप के साथ है, उसको कमान सॉर्ट की चीज जो होती है, एंकर का उर्दू का क्या वर्ड होगा, लंगर जो होता है। ठीक है, अब ये एंकर हमने किसके लिहाज से किया हुआ है, इस बटन को टॉप और लेफ्ट, यानी इसने ये अपना देखना है और नीचे वाला ये लेफ्ट वाला देखना है कि ये चीजें, इसका जो स्पेसिंग है फॉर्म के साथ, चाहे फॉर्म जितना छोटा या बड़ा होता है, वो इसने बराबर रखनी है, नीचे और राइट को नहीं देखेगा। अब इसकी हम एंकरिंग चेंज कर देते हैं। देखिए अभी हमने किया, पहले तो यार ये मिनिमाइज मैंने क्यों किया हुआ है, अब देखो टॉप से भी इसका चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट से भी इसका जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हुआ, बॉटम से भी चेंज हो गया और राइट से भी, इसलिए कि हमने इसको एंकर टॉप और लेफ्ट के साथ किया हुआ था। अब मैं इसकी एंकर चेंज कर देता हूं। अब इसका एंकर मैं कर देता हूं, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा। अब इसका एंकर मैं कर देता हूं जी बॉटम और राइट। सबसे पहले हम इसकी मिनिमाइज को चेंज करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक, अब इसको हमने जब रन किया तो आप देखें कि अब किधर गया बटन, किधर है, अच्छा ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसने अपने आप को अपना जो राइट साइड पे जो इसका डिफरेंस था और जो बॉटम के साथ था वो सेम रखा है, ऊपर वाला चेंज हो गया। तो एंकर का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर्म को रीसाइज करते हैं तो बटन किसके साथ एंकर्ड, ठीक है, कहां पे रहे। इसके अलावा एक और चीज होती है, एंकर पे हमने देख लिया छोटा सा, और बैक कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, ये हमने किया, बैक कलर चेंज हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप उसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। इसको भी हम जेलीफिश वाला ही दे देते हैं। ओके किया, ये जेलीफिश वाला आ जाएगा। टाइल है तो इसको भी चेंज करके स्ट्रेच कर देते हैं, तो ये जनाब इसके ऊपर भी एक जेलीफिश छोटी सी आ गई। या कोई और रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करें और यहाँ से इंपोर्ट पे आए, पिक्चर्स में कोई डेजर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, या ये पेंगुइन्स वो नजर नहीं आएंगे सही। तो ये जनाब आपका जो भी है, ये बहुत छोटा सा है बटन, इसको आप बटन को भी अपनी मर्जी का रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो यू हैव सीन थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। हाँ, इसके ऊपर भी आप एक इमेज लगा सकते हैं, छोटा सा कोई इमेज लगा दें।
यानी एज एन इमेज भी, एक तो आप इसका बैकग्राउंड इमेज था ना, इसके ऊपर भी इमेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा कोई बटन लिखा है, एक टेक्स्ट लिखा है आपने बटन या क्लिक मी डिफरेंट एक फॉर्मेट में, तो वो आप लगाना चाहते हैं छोटा सा, वो आप इधर लगा देते हैं। तो उस टाइप की भी चीज आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, बटन को सिलेक्ट किया। और मजीद इस तरह की इसकी हर कंट्रोल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज, दूसरा तीसरा गंदला। अब इंपॉर्टेंट चीज है इसका टेक्स्ट, कि बटन का टेक्स्ट क्या हो। हम इसको क्या देते हैं जी, क्लिक मी। ठीक है, और ये छोटा सा है जी। मैक्सिमम साइज आप कितना, इसका मैक्सिमम साइज कितना रखना चाह रहे हैं, या मिनिमम साइज का कितना हो, उससे ऊपर नीचे ना हो सके, इनकी फिलहाल जरूरत नहीं। अगर आपने बॉर्डर को फिक्स कर दिया तो इसकी बिल्कुल नीड खत्म हो जाती है। अदरवाइज आप ये बताना चाहते हैं यार मैक्सिमम साइज इसका इतना हो, मिनिमम साइज इसका इतना हो। यहां पे अगर हम इसका वो चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। लाइक ये वाला एक रख लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, और उसका जो 16 रख लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा, तो आपने देखा ये इसका चेंज हो चुका है। फॉन्ट भी, फैमिली भी चेंज हो गई है, साइज वगैरह भी चेंज हो गया। तो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। सो बेसिकली हमारा बटन्स का ज्यादातर ताल्लुक शो के बजाय काम के साथ होता है। तो हम कहते हैं कि नॉर्मली जो हमारा, अब ये तो हमारी आ गई प्रॉपर्टीज, ये दो चीजें हैं। प्रॉपर्टीज में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक ये प्रॉपर्टीज हैं जो इसके इंटरफेस को हैंडल करती हैं, दूसरा ये जो आपको ये जो लाइटनिंग का नजर आ रहा है, दीज आर इवेंट्स, कि इस स्पेसिफिक के ऊपर आप कौन कौन से इवेंट्स हैंडल कर सकते हैं। इवेंट क्या होता है, कोई भी टास्क, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक इज एन इवेंट, की प्रेस इज एन इवेंट, माउस कर्सर मूव इज एन इवेंट, माउस एंटर इज एन इवेंट, माउस आउट इज एन इवेंट। ये मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स। ठीक है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ही इसके ऊपर बटन हम क्लिक करें ना, तो कोई काम हो, यानी इवेंट, ये वाला इवेंट अकर हो तो ये वाला काम हो। तो ये हम करेंगे, ये इवेंट अकर हो तो उसके अगेंस्ट हमें इवेंट हैंडलर लिखना पड़ेगा। वो इवेंट हैंडलर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहां से इवेंट सिलेक्ट करें, कौन सा इवेंट आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका डिफॉल्ट इवेंट है क्लिक, तो क्लिक के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक इवेंट, बटन के क्लिक इवेंट को इस स्पेसिफिक फंक्शन के साथ अटैच करके आपको इसका बेसिक कोड जनरेट करके देगा, और आपको सिर्फ ये कहेगा कि जो भी आपने क्लिक के ऊपर जो आप काम करवाना चाह रहे हैं वो काम यहां पे लिख दें। लेट्स से मैं चाहता हूं कि जब बटन क्लिक हो तो सिंपली एक मैसेज बॉक्स, एक विंडो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली फर्स्ट क्लास में बताया था, इसके लिए कौन सी क्लास होती है, मैसेज बॉक्स, और उसका एक फंक्शन है शो, और यहां पे डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी चीज दे सकते हैं, लाइक से अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम हमने किया और इसको रन किया। अब देखें, अगर मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि फॉर्म के ऊपर मैंने क्लिक का इवेंट हैंडलर नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जब बटन के ऊपर, अब इसके ऊपर मूव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर एंटर हुआ है, कुछ नहीं हुआ, आउट हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने इसके ऊपर सिर्फ क्लिक का इवेंट लिखा हुआ था। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पे मेरे सामने क्या आ जाएगा, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा कि यार क्या करो, अस्सलाम वालेकुम। क्लियर? सो दैट इज इवेंट हैंडलिंग। अब अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं फॉर्म के ऊपर भी क्लिक करूं, तो फॉर्म को सिलेक्ट करें और यहां पे आज के इसका देख लें, क्लिक इवेंट की तरह ये क्लिक इवेंट है, इस पर डबल क्लिक किया तो अब ये फॉर्म के ऊपर क्लिक करने लिखता हूं, तो यहां पे मैं लेट से मैसेज बॉक्स से डिस्प्ले करवा देता हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां मैं कहता हूं फॉर्म क्लिक्ड। बटन के ऊपर क्लिक होता था तो उसमें क्या होना था, अस्सलाम वालेकुम डिस्प्ले होगा। पहले फॉर्म पे मैं क्लिक कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने जो ही फॉर्म पे क्लिक किया तो फौरन एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो गया, फॉर्म क्लिक, बिकॉज पहले मैंने इवेंट हैंडलर नहीं लिखा हुआ था, ये वाला इवेंट हैंडल नहीं किया हुआ था, अब मैंने वो इवेंट हैंडल कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बात की। और जब मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम लिखा।
ठीक है, थोड़ा सा मजीद एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये क्या मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं यहां पे एक और कंट्रोल उठा के रखता हूं, एक बहुत यूज्ड है एक टेक्स्ट बॉक्स, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स में यहां पे रखता हूं। मैं करना क्या चाह रहा हूं, ये इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके इवेंट्स हैं टेक्स्ट बॉक्स के, और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ तरह की, वो आप खुद देख सकते हैं, हर एक के ऊपर लेके आएंगे तो वो हिंट भी आपको दे देगा। ठीक है, तो जो भी आपने चेंज करना है वो आप चेंज कर लें। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेक्स्ट। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट। जी इसमें नहीं आएंगी वो, आप रख सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हैं, या कोई और जो भी आप कंट्रोल रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने दो, फिर चलेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स का सबसे पहले मैं नाम चेंज कर देता हूं। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं रख देता हूं TXT कैप्शन। TXT कैप्शन। मैं चाहता क्या हूं इस एप्लीकेशन में, मैं चाहता ये हूं कि ये मैंने लिखा हुआ है ना माय फर्स्ट विंडोज एप्लीकेशन, मैं चाहता हूं कि मैं जो टेक्स्ट यहां पे लिखूं टेक्स्ट बॉक्स में, और अगर मैं बटन प्रेस करूं तो वो वाला जो टेक्स्ट जो इधर लिखा हुआ है वो यहां पे इसकी कैप्शन बन जाए। समझ आ गई मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं चाहता हूं कि रन टाइम के ऊपर मैं अपनी मर्जी की किसकी कैप्शन बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो अब डेफिनेटली मैं करना किस पे चाह रहा हूं, यानी जब बटन क्लिक हो, इट मीन्स के बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर। उसी तरीके से आ जाओ, बटन के क्लिक इवेंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, यहां से आप आए, या तो इसको डबल क्लिक कर दें तो भी क्लिक इवेंट जो डिफॉल्ट इवेंट होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अदरवाइज इवेंट्स में से जाके उस पर क्लिक करें तो वो आपको यहां ले आएगा। मैं अब मैसेज बॉक्स नहीं डिस्प्ले कर रहा था, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, यानी ये डिस्प्ले ना हो। दो आपको पता ही है कमेंट्स क्या होते हैं। मैंने करना क्या है कि जो फॉर्म का टेक्स्ट है, वो फॉर्म का टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, वो क्या सेट करनी है जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, दिस मैंने आपको बताया किसको शो कर रहा है, फॉर्म को। कहता हूं दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, यानी इस फॉर्म का टेक्स्ट क्या रख दो, टेक्स्ट बॉक्स वन। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने क्या रखा था, TXT कैप्शन डॉट टेक्स्ट। अब ये देखें हो क्या रहा है, यहां से जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, TXT कैप्शन डॉट टेक्स्ट के थ्रू। तो जब हम TXT कैप्शन डॉट टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को इक्वल टू के राइट साइड पे रखेंगे तो वो उसका गेट करेगा उसकी वैल्यू, और यहां पे हम इसको दिस किसको शो कर रहा है, फॉर्म को। फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेफ्ट साइड पे यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू को सेट करेगा। हम कर क्या रहे हैं कि जो भी इस फॉर्म का टेक्स्ट है उसको किससे सेट कर रहे हैं कि जो हमने टेक्स्ट कैप्शन नाम का जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है उसका जो भी टेक्स्ट है वो उसको असाइन कर रहे हैं, इक्वल टू कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट उस्मान, इसको रन किया। अब लेट से मैं यहां पे लिख देता हूं जी अस्सलामु अलैकुम, ये दो है। अब देखें ऊपर यही आया हुआ है, जो ही मैंने क्लिक मी किया ऊपर उसका टेक्स्ट चेंज। समझ आ गई बात? जस्ट अ मिनट, आसान। सो इसी तरीके से लेट से हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा है हमने यहां पे एक दूसरा बटन क्लिक करते हैं हम, और उससे हम कहते हैं कि बटन की पहले बटन की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, अब मैं वैसे यहां पे एक बटन लगा देता हूं, बटन लगा दिया इधर। ठीक है, इसका भी टेक्स्ट चेंज कर देता हूं, इसका चेंज BT आई थिंक हो रही है, चेंज BT चेंज बटन। मैं चाह क्या रहा हूं कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूं जो ही इसके ऊपर कर्सर आए तो इस बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, इवेंट्स में गए। अब मैं कौन सा इवेंट, अब मैं क्लिक के अगेंस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, किसके अगेंस्ट करना चाह रहा हूं, हम कहते हैं जी माउस, यहां पे बहुत सारे हैं, माउस एंटर।
माउस एंटर कर दें, माउस लीव भी आप कर सकते हैं, हॉवर भी कर सकते हैं, ठीक है। माउस एंटर के ऊपर मैंने कर दिया, माउस एंटर को डबल क्लिक किया, वो उसने खुद ही इस बटन के साथ माउस एंटर का एक डेलीगेट बैकएंड के ऊपर बनाया, उनको अटैच किया और यहाँ पे हमारे पास ये बटन, ये वाला फंक्शन कहते हैं, आपने जो भी इवेंट हैंडलर लिखना है माउस एंटर के ऊपर वो यहाँ लिखते हैं। तो अब मैं चेंज किसका करना चाह रहा हूं, जो BTN1 था, वो जो भी था BTN टेस्ट, मैं कर रहा हूं BTN टेस्ट का टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, BTN टेस्ट का टेक्स्ट क्या कर दो, इक्वल टू जो भी TXT कैप्शन का टेक्स्ट है वो कर दो, ठीक है। कंट्रोल F5। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं कुछ ना कुछ, टेक्स्ट चेंज, यहां पे मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट चेंज। अब देखो मैं क्लिक विक कुछ नहीं करूंगा, सिंपली इसको जो ही ये मूव इसके ऊपर आया ना, टेक्स्ट चेंज हो गया, नहीं हुआ, क्लियर। तो बेसिकली आपने ये बताना होता है कि कौन सा इवेंट अकर हो तो क्या काम हो, और वो इवेंट आपको किस कंट्रोल के ऊपर हो, किस कंट्रोल के ऊपर हो, समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मजीद एक छोटी सी कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि यार मैं ये देखूं कि इस फॉर्म के ऊपर करंट माउस का कर्सर की पोजीशन क्या है। मैं यहां छोटे छोटे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस रखता हूं, इसको मैंने कंट्रोल बल्कि यहीं से कॉपी कर लेता हूं, कॉपी और यहां पे पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैं रख देता हूं, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रख देता हूं, TXTX, TXTX, और इसका नाम रख देता हूं TXTY। अब जनाब मैं एक फॉर्म के ऊपर चाहता हूं कि फॉर्म पे जब माउस कर्सर मूव करे तो करंट जो माउस कर्सर की पोजीशन है वो इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो फॉर्म है उसके ऊपर इवेंट देखना पड़ेगा कौन सा लगेगा। तो माउस मूव, एंटर नहीं, एंटर तो सिंपली होता है कि उसके ऊपर एंटर हो गया, मूव का करेंगे क्योंकि जब मूव एंटर तो इसके अंदर ही एंटर हुआ होगा, वो एक मर्तबा होगा। मूव करने से क्या होगा कि जो ही वो कर्सर मूव होगा दोबारा इवेंट कॉल हो जाएगा। तो मैं करता हूं जी माउस मूव, इस पे डबल क्लिक किया, अच्छा अब यहां पे जब आप कोई भी इवेंट हैंडल लिखेंगे ना तो आप उसको देखेंगे कि नॉर्मली यहां पे 2 आर्गुमेंट्स, 2 पैरामीटर्स हैं इसके, 2 आर्गुमेंट्स इसको पास हो रहे हैं। पहला हमेशा होगा ऑब्जेक्ट सेंडर, ऑब्जेक्ट सेंडर। ऑब्जेक्ट सेंडर में क्या आता है कि ये इवेंट हैंडलर किसने कॉल किया है। सेंडर से आपको क्या पता चलता है कि ये वाला इवेंट हैंडलर किसने कॉल किया, कौन से कंट्रोल ने कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी हम बात करेंगे तो सेंडर में क्या आया होगा, फॉर्म, क्या आया होगा, फॉर्म। और ये दूसरा होता है माउस इवेंट आर्गुमेंट्स, या कोई भी यहां पे इवेंट आर्गुमेंट्स थे, यहां माउस इवेंट आर्गुमेंट्स थे कि एक्स्ट्रा कोई वैल्यूज इसको पास हुई हैं, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज पास हुई हैं वो किस में आएंगी, ये ई में आएंगी। किस में आएंगी, वो किस में आएंगी, एक्स्ट्रा कोई भी वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वैल्यूज इसको क्या पास हो रही कि माउस की एक्स पोजिशन क्या और वाई पोजिशन, ये भी चाहिए ना, मूव कर रहे हैं तो अच्छा साथ साथ उसको भेजते जाएंगे कि माउस की करंट पोजिशन ये है, वो किस में आई होगी, इस ई में। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक्स TXTX जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स रखा था उसमें चाहता हूं एक्स पोजिशन आए, और जो TXTY था उसमें क्या है, वाई पोजिशन। तो मैं करूंगा TXTX डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ई डॉट। अब देखो ई डॉट किया तो मुख्तलिफ चीजें आएंगी। बटन्स में क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, लेफ्ट क्लिक हुआ है, राइट क्लिक हुआ है या मिडिल क्लिक हुआ है। क्लिक्स मीन्स कि कितनी मर्तबा वो प्रेस हुआ है और रिलीज हुआ है। डेल्टा छोड़ दो इसको, इसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन के, करंटली कर्सर किस लोकेशन पे, ठीक है। और ये लोकेशन पॉइंट की फॉर्म में होती है और डायरेक्टली यहां पे एक्स और वाई भी आया हुआ है। एक्स का मतलब
कि माउस के कर्सर की करंटली एक्स पोजीशन क्या है और वाई के अंदर वाई की क्या है। तो हमने यही करना था कि ई डॉट एक्स, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो ई डॉट एक्स क्या है, ई डॉट एक्स क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है। लेकिन टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो इंट को हम अगर मैं सिंपली यहां पे इसको यूं दे दूं तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। एरर क्या देगा, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग, कि ये एक्स इंट है और टेक्स्ट क्या क्या है, स्ट्रिंग है, यानी वो उसको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। तो स्ट्रिंग में किसी चीज को भी कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसी को एक्स डॉट करें तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन हमेशा अवेलेबल रहता है, टू स्ट्रिंग किया तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से txt y डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ई डॉट y डॉट टू स्ट्रिंग। सो अब इसको हम रन करते हैं। आप देखें यूं ही ये कर्सर मूव हो रहा है, यूं ही कर्सर मूव होता है तो माउस मूव का इवेंट हैंडलर कॉल होता है और उसके थ्रू हमारी जो नई वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी यहां पे अपडेट हो रही है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि अब वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि यहां पे ये फॉर्म के ऊपर नहीं मूव हो रहा, ये किसके ऊपर मूव हो रहा है, बटन। जो ही फॉर्म के ऊपर आप मूव करेंगे तो ये वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, यहां पे देखो ये 0 0 आ गया, ये इस जगह पे 0 0 और ये उसके लिहाज से, यानी ये इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है। इसके अगेंस्ट यहां पे एक्स एक्सिस होता है और यहां पे नीचे वाई एक्सिस होता है। बटन हटाना है, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो रन टाइम के ऊपर भी आप हटा सकते हैं। मैं रन टाइम पे भी आपको हटा तो उसको जरा मुश्किल होता है, हाइड करवा सकते हैं। लेट्स से ये आपने बटन लगाया है, ठीक है, लाइट आ गई आई थिंक, जी जी हाँ, अभी वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा जरा सा चले ना, ताकि ज्यादा आप परेशान ना हो। ये थोड़ी बहुत समझ आई है ये टेक्स्ट वैक्स की, यानी कंट्रोल ने डॉट उसकी जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे रख दें, और उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो इक्वल टू के राइट साइड पे रख दें। ठीक है, अब ये ऑन हुआ नहीं हुआ, ओके। ये आपने क्वेश्चन पूछा था कि यार इसको आपने रिमूव करना है, मूव वगैरह करना तो आसान है, रिमूव करना है तो सिंपली डेल की प्रेस कर दे, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी बाय द वे? इसमें कोई हंसने वाली बात है? या इस तरह नहीं रिमूव करना चाह रहे तो राइट क्लिक करें और यहां पे डिलीट आया हुआ है, इससे भी डिलीट कर सकते। ठीक है, ओके। अभी हम क्या कर लें जी, सिंपल सा एक काम करते हैं, 2 बटन में बनाता हूं। ये एक बटन, इसी को मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया ये, या कॉपी पेस्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लाइक इसका टेक्स्ट में रख लेता हूं, इसका टेक्स्ट मैंने रख दिया जी 1 और इसका टेक्स्ट रख दिया जी मैंने 2। मैं कहता हूं अगर आप किसी भी कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो जो उसका डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जिस तरह इसका जो है बटन का जो डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर होता है वो होता है क्लिक। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं, डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो देखो बटन 2 क्लिक पे आ गया। और जिस तरह हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर है टेक्स्ट चेंज। इसका डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर क्या है? टेक्स्ट
चेंज, कि यार टेक्स्ट जो ही चेंज हो तो आ जाओ। अब टेक्स्ट चेंज से क्या मुराद है कि जो ही टेक्स्ट चेंज होगा तो ये वाला इवेंट कॉल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक भी की प्रेस की है ना तो यहाँ पे आ जाएगी। मैं चाहता क्या हूँ, अभी टेक्स्ट चेंज को एक थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ जो ही मैं उसके अंदर टाइप करूँ साथ साथ उसका टेक्स्ट चेंज होता जाए, अपना जो फॉर्म है उसकी कैप्शन चेंज होती है। उसमें क्या कर सकता हूँ कि सिंपली यूं करूंगा कि दिस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू txt कैप्शन डॉट टेक्स्ट। इसका फायदा क्या हुआ कि जो ही मैंने यहां पे कुछ किया, लाइक के प्रेस किया तो टेक्स्ट चेंज हुआ टेक्स्ट बॉक्स का। इसने क्या किया, टेक्स्ट चेंज इवेंट हैंडलर कॉल किया। टेक्स्ट चेंज इवेंट हैंडलर में क्या लिखा हुआ था हमने कि भाई जो फॉर्म का टेक्स्ट है वो क्या कर दो, जो भी टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वो कर दो। तो अब जो ही मैं इसको चेंज करूंगा साथ साथ वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, यानी अब हमें लिख के क्लिक करने की जरूरत नहीं। और इस तरीके से इसके ऊपर जो ही आएगा कर्सर आएगा, इसके ऊपर एंटर होगा, वो वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मैं छोटा सा एक कैलकुलेटर सॉर्ट की चीज बनाना चाह रहा हूं एक, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। कॉपी पेस्ट, लाइक इसको मैंने कहा प्लस, और यहां मैं कर देता हूं जी एक और इसको इक्वल। और यहां मैं लगा देता हूं जी एक अदद टेक्स्ट बॉक्स। मैं चाहता हूं जब मैं 1 पे क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स से जो इसका नाम ही मैं चेंज कर देता हूं। इस टेक्स्ट बॉक्स का मैं नाम रख लेता हूं txt calc। क्या नाम रख देता हूं, txt calc। 1 पे क्लिक किया ना तो मैं कहता हूं txt calc का टेक्स्ट क्या कर दो, तो टेक्स्ट इक्वल्स टू 1। तो कैप्शन आ गया txt calc टेक्स्ट इक्वल्स टू 1। और अगर 2 पे प्रेस हो तो क्या करो, txt calc इक्वल्स टू 2 कर दो। जिस तरह आप जब उसके ऊपर लेट से ये है आपके पास, लाइक मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो वो क्या आएगा 1, 2 पे क्लिक करूंगा तो 2। इस तरह होता है ना कैलकुलेटर में, लेकिन कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता। पिछले वाले के साथ चीज क्या होती जाती है, नई चीज ऐड होती जाती है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस इक्वल्स टू कंकैट करता जाएगा। पिछली जो भी चीज है उसके साथ ऐड कर दो, यानी कैलकुलेटर टेक्स्ट के अंदर जब ये बटन क्लिक हो तो क्या करो 1 ऐड कर दो। और इसी तरह से 2 के अगेंस्ट भी हम क्या करेंगे, जब ये 2 वाला बटन प्रेस हो तो जो भी चीज कैलकुलेटर टेक्स्ट लिखी हुई है उसके अंदर एक चीज 2 ऐड करो। तो आप देखो अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं 1 पे 3 मरतबा प्लस किया तो 3 आ गए, 2 किया 2 आ गए, 1 किया 1। इस तरह होता है कैलकुलेटर में। तो देखो कितना आसान सा है। ठीक है, अब मैं चाहता ये हूं कि एक सिंपल कैलकुलेटर फिलहाल मैं सिर्फ प्लस कर रहा हूं। होता क्या है कैलकुलेटर में, पहले आप एक वैल्यू एंटर करते हैं, फिर साइन यूज करते हैं, जो भी साइन है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं। फिर जब इक्वल टू प्रेस करते हैं तो उन दोनों में जो भी साइन, फॉर एग्जाम्पल प्लस आपने किया हुआ था तो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू ऐड हो जाए। अब हमने प्लस को करना है कि अगर प्लस पे डबल क्लिक या प्लस पे क्लिक हो तो क्या हो। तो प्लस पे हमने करना क्या होता है कि जो पिछली वैल्यू है उसको उठा के कहीं पे सेव कर लेना है किसी वेरिएबल में। कैलकुलेटर बना रहे हैं ना, कैलकुलेटर में क्या होता है, आप एक पहले वैल्यू देते हो, फिर प्लस प्रेस करते हो, फिर दूसरी वैल्यू देते हो, ऐसा ही करते हैं ना। तो उसका तरीका क्या है कि जब आप पहली वैल्यू दे दें
उसके बाद जब प्लस प्रेस करेंगे तो जो वैल्यू वहां पे थी वो कहीं पे सेव हो जानी चाहिए। फिर आप दूसरी वैल्यू देंगे, फिर जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पिछली सेव्ड वैल्यू और जो करंट वैल्यू उसने दी है उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब प्लस के अगेंस्ट हमने क्या करना है कि जो पिछली वैल्यू है उसके अंदर जो करंट वैल्यू है उसको सेव कर देना है। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक डाटा मेंबर बना लेते हैं इसी क्लास के अंदर। लाइक इसको हम रख लेते हैं जी लॉन्ग टाइप का या इंट टाइप का, जो भी आप रखना चाहते हैं। इंट टाइप का रख लेते हैं इंट फर्स्ट NO, फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट हम कर देते हैं 0। हमने करना क्या है कि फर्स्ट यानी जब प्लस हो तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, अब वो जो टेक्स्ट कैल्क के अंदर नंबर पड़ा हुआ है किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंट में कन्वर्ट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 के थ्रू और दूसरा इंट डॉट पार्स के थ्रू। तो मैं इंट डॉट पार्स यूज कर लेता हूं, इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स। ठीक है, इंट डॉट पार्स करेंगे तो क्या होगा वो कि स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट करता है, txt calc डॉट टेक्स्ट। हमने क्या किया जी कि जो ही प्लस हुआ तो जो वैल्यू इसके अंदर एंटर्ड थी अभी अवेलेबल थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट करके डाटा मेंबर में सेव कर लिया। याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्लास का डाटा मेंबर होना चाहिए, लोकल इस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर नहीं करना, बिकॉज लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो जो ही ये इवेंट हैंडलर अपना काम खत्म करेगा वो नंबर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको आपने क्या बनाना है, क्लास का डाटा मेंबर। इसलिए मैंने इसको टॉप पे बनाया है, यहां पे ये क्लास का डाटा मेंबर बनाया है। ठीक है, ओके जी। इसके अलावा हम दूसरा काम क्या करते हैं, साथ साथ ही जो txt calc है, txt calc डॉट टेक्स्ट, उसको क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर नहीं है, होना तो चाहिए इसको। हाँ टेक्स्ट, हाँ ठीक है, डॉट क्लियर, txt calc डॉट क्लियर कर लें। या दूसरा तरीका क्या है, txt calc डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू खाली डबल कोट्स दे दें, फिर वही काम। ठीक है, दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन कोई एक यूज कर लें इनमें, हमने क्लियर को यूज कर लिया। अब क्या हुआ, पहले आपने 1 2 के थ्रू कोई वैल्यू एंटर की, फिर आपने प्लस जब प्रेस किया तो वो जो वैल्यू एंटर थी वो फर्स्ट नंबर में जाके सेव हो गई और स्क्रीन जो है वो फिर से क्लियर हो गई। इस तरह भी हमने किया, 1 2 2 1 किया, जो ही प्लस प्रेस किया तो पहले ये जो 1 2 2 1 था ये सेव हो गया और साथ ही स्क्रीन क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब दूसरी वैल्यू देनी है और फिर इक्वल टू प्रेस करना है, फिर इक्वल टू प्रेस करना है। अब इक्वल टू के अगेंस्ट क्या होगा, अब नया नंबर उठा के पहले उसको इंट नंबर में कन्वर्ट किया, ये हम यहीं पे कर लेते हैं, इंट SEC नंबर सेकंड नंबर इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स txt calc डॉट टेक्स्ट। ये क्यों हमने लोकल बनाया, बिकॉज इसको अभी हम यहीं यूज करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इंट सेकंड नंबर इक्वल टू इंट डॉट पार्स टेक्स्ट calc डॉट टेक्स्ट किया। अब हमारे पास पहला नंबर किस में सेव था, फर्स्ट नंबर में, और जो अभी दूसरा नंबर हमने दिया था वो किस में आ गया, सेकंड नंबर में। तो हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इंट res यानी इंट रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और प्लस सेकंड नंबर, इन दोनों को प्लस किया, उसका रिजल्ट किस में आ गया, res में आ गया। अब हमने ये जो रिजल्ट है इसको कहां डिस्प्ले करवाना है, जो हमारी txt calc था, जो उसकी स्क्रीन है, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डिस्प्ले करना है। तो क्या करेंगे, txt calc डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू res डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज res क्या है, res इंट है और जो टेक्स्ट कैल्क को वैल्यू मिलनी है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है,
सो हमने किया 1 फॉर्म पे 1 1 2 यानी 112 जमा 12 इक्वल टू पे क्लिक किया तो क्या आ गया 120। क्लियर, समझ आ गई बात। सो ये हमने बिल्कुल सिंपल बनाया। एक सिंपल कैलकुलेटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, एक इस तरह बना दें, टेक्स्ट बॉक्स बना दें और उसके साथ 9-10 बटन बना दें और साइन के लिए 4 बना दें। अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो हमें पता था ना कि एक ही प्लस ही था, जब आपके मल्टीपल होंगे तो आपने यहाँ पे एक और रख लें, स्ट्रिंग टाइप का एक मैं वेरिएबल रख लेता हूँ, स्ट्रिंग साइन इक्वल्स टू, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, स्ट्रिंग साइन या इक्वल टू प्लस जी, कैरेक्टर साइन कर लें, स्ट्रिंग कर लें, आपकी मर्जी। स्ट्रिंग में या डबल कोट्स में होगा, बच्चे अक्सर कैरेक्टर में सिंगल कोट के बजाय डबल डाल देते हैं, प्रॉब्लम होता है, स्ट्रिंग यूज कर लें। अब मैंने साइन, जिस तरह पहला जब कोई भी साइन वाला प्रेस होगा ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी, तो हमने उसके अगेंस्ट, जिस तरह यहाँ पे प्लस वाला किधर था, ये वाला था ना, यहाँ पे मैं इसके साथ साथ क्या कर देता हूँ जी, साइन इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर प्लस, यानी अगर प्लस वाला हुआ तो साइन में क्या आ जाएगा प्लस, माइनस वाला हुआ तो साइन में क्या आ जाएगा माइनस, डिवाइड वाला हुआ तो डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला हुआ तो मल्टीप्लाई। फायदा उसका क्या होगा कि जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे आपने अगर माइनस प्रेस किया हो तो प्लस थोड़ी ही होगा, उसको तो माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इफ का चेक लगा लेंगे या स्विच लगा लेंगे, यहाँ हम कर लेंगे कि इफ साइन इक्वल्स टू प्लस, तो क्या करो जी, एंड रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। इफ या एफ एल्स इफ कर लें या सिंपली ये कर लें, इफ साइन इक्वल्स टू लाइक माइनस, तो क्या करें जी, एंड आर एस को आप ऊपर करना है, यहां ना करें ताकि ये सब में नीचे, इधर हम वैसे कर लेते हैं, एंड आर एस। इफ साइन इक्वल्स टू माइनस तो आर एस इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। ठीक है, तो मैं यहां पे एक और बना देता हूं, माइनस के लिए एक बटन बना लेता हूं, यहीं पे इसको पेस्ट कर दूं, पहले का कॉपी हुआ होगा, इसको मैं यहां पे माइनस कर देता हूं, इसका टेक्स्ट इसका मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और माइनस डबल क्लिक के ऊपर करना वही वाला काम है जो ऊपर प्लस में किया था, यानी फर्स्ट नंबर के अंदर पहली वैल्यू करनी है, उसको क्लियर करना है, और साइन में सिंपली क्या कर देना है, माइनस कर देना है, साइन में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, इसको रेस को इक्वल्स टू 0 कर दो। बच्चे आपका मैं अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, मेरे स्टूडेंट नहीं है इसमें, मेरे वाकिफ भी नहीं हूं। तो अब हमने लेट से किया 112 प्लस 2 इक्वल टू पे लिया तो 114 आ गया, और अगर मैं करता हूं जी 114 माइनस 12, अब माइनस पे क्लिक किया था तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसी के साथ आप डिवाइड मल्टीप्लाई सबके लिए कर सकते जी। क्लियर एक फंक्शन है जो कि उसका टेक्स्ट को खत्म कर देता है, क्लियर कर देता है, बस दैट्स इट। नहीं, डेफिनेटली आप जो भी इवेंट अकर होगा उसके अगेंस्ट इवेंट हैंडलर कॉल होगा, और उसमें जो भी आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप, छोटी सी ट्वीक है यहाँ पे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला काम, ये दो काम एग्जैक्टली सेम हो रहे हैं इस फंक्शन में भी, और वही वाला एग्जैक्टली काम हो रहा है इस फंक्शन में भी। तो ये आप दो मतलब लिख लें। अगर आप दो और फंक्शन बनाएंगे तो अगेन ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या होता है कि इसको कंट्रोल एक्स करके एक नया फंक्शन बना दें, वॉइड प्रॉस PROC में इसका नाम रख देता हूं, और इसमें ये लिख देता हूं
क्योंकि चेंज अगर मैंने सिर्फ साइन को प्लस करना है तो शार्ट क्या करो, क्रॉस का फंक्शन कॉल कर दो, तो आगे वो वाला काम हमें बार बार वो वाला कोड ना लिखना पड़े। ये बात जो मैंने अभी की है ये समझ आ गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो जो पिछला तरीका बताया उसी से कर लेना। देखो मैंने किया क्या है कि फर्स्ट नंबर को पार्स करके फर्स्ट नंबर में वैल्यू असाइन करना वो भी जरूरी था और क्लियर दोनों में कर रहे थे। अब ये वाला काम हमने सारे फंक्शंस में करना था, तो बजाय इसके कि ये वाला कोड हम बार बार हम फंक्शन में रिपीट करें, मैंने क्या किया उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लिया और जो फंक्शन जो काम डिफरेंट करना था, जिस तरीके से साइन को प्लस के अगेंस्ट प्लस से साइन करना था, इसके अगेंस्ट माइनस करना था, वो अलग जो काम करना था वो तो अलग किया, उसके साथ पी और ओसी वाला अलग एक फंक्शन कॉल कर दिया, वो वाला काम हर एक में सेम हो जाए। या अगर ये नहीं समझ आई जो पिछली का बात बताई थी वो ठीक है वैलिड, बिकॉज जो मैं आपको नया एक इक्विवेलेंट एक डायनामिक प्रोग्रामिंग वाला तरीका सिखाऊंगा, डायनामिक रन टाइम के ऊपर प्रोग्राम करना उसको, उसमें इस चीज की भी नीड नहीं रहेगी। इसमें 12 आएगा ना, अभी हमने उसको डील नहीं किया ना। ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह हमने 12 + 12 फिर प्लस किया है तो यहां पे उसका पिछले का रिजल्ट आ जाए। दैट्स क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। हम ये कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर में हमने क्या रखा हुआ है, स्टार्ट में 0 रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे हम सिंपली कर लेते हैं, क्रॉस में मैं चेक कर लेता हूं कि इफ फर्स्ट नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, वैसे तो मैंने ये किया था ना कि अगर उसमें फर्स्ट नंबर में कुछ भी नहीं होगा तो वो 0 पड़ा होगा, ऊपर मैंने यही कर दिया था, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 0। इन्होंने कहा ये कि सर अगर हमने किया 12 + 12 किया फिर प्लस किया तो वो उसका रिजल्ट शो हो जाना चाहिए। तो उसको मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने कहा मुझे ये पता चलना चाहिए फर्स्ट नंबर में कोई वैल्यू आई हुई है या नहीं आई हुई। तो फर्स्ट नंबर को मैंने क्या किया है, 0 किया है। और मैं यहां पे क्या करता हूं, एक ये जो मैंने कोड लिखा है इसमें इसको मैं कट करता हूं, एक नए फंक्शन में रख देता हूं, कंट्रोल X, और फंक्शन में रख देता हूं जी फाइंड RES यानी फाइंड रिजल्ट। ये मैं एक वैसे फंक्शन बना दिया, फाइंड RES void find RES, और वो जो कोड ऊपर लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, फाइंड RES कर दूंगा। 12 + 12 क्यों नहीं किया इसने, जस्ट एक मिनट, ये मैंने कहाँ किया है कि if first number is not equals to 0 तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू ये इसने किया, और जब नेक्स्ट टाइम दोबारा ये आएगा साइन इक्वल टू प्लस प्रॉक में तो फर्स्ट नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फाइंड RES आना चाहिए यहाँ। लेट मी चेक, वैसे तो ये उसके थ्रू होना चाहिए, पे आया है तो फिर इसने यहाँ क्यों नहीं लिखा है, इसका मतलब फाइंड RES का फंक्शन कॉल हुआ है। फाइंड RES के फंक्शन में सेकंड टेक्स्ट, अच्छा एक्चुअली हमने
ये कर लिया था, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई है, नहीं क्लियर तो नहीं होगा। छोटा सा इसमें अभी कोई होगा, रिजल्ट इक्वल टू 0, सेकंड नंबर हमने टेक्स्ट कट किया, साइन इक्वल्स टू यहाँ पे सूलन तो इसको होना चाहिए, आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा। 12 प्लस पे क्लिक किया, फिर वहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 12 आया, ये 24 इसको आना चाहिए। जब ये यहाँ पे आ गया है, हाँ वो इधर इधर किया, ये इसकी वजह से कर रहा है, बाकी वो उसने कर लिया था। सिर्फ वो जब यहाँ से उसने रिजल्ट डिस्प्ले करके वापस आया ना, फिर यहाँ पे आ गया, नहीं एल्स में नहीं आएगा। हाँ एल्स में, एल्स लेकिन उसमें फर्स्ट नंबर फिर वही आना चाहिए ना, तो ये चीज़ आनी चाहिए। जब फाइंड रिजल्ट में आ गया ना ये, नहीं मैं ये चाह रहा था कि फिर दोबारा वो फर्स्ट नंबर आ जाए ना उसका, फर्स्ट नंबर में तो फिर पुरानी वैल्यू रहेगी उसकी। लाइक जो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि लाइक ये अभी 12 था ना, 12 प्लस लाइक आपने 11 किया, प्लस किया तो नहीं ये 23 आ गया ना। अब फिर मैं इसके साथ 12 करना चाह रहा हूँ, एक तो ये क्लियर नहीं कर रहा, अब अगली वैल्यू यहाँ पे, उसका इलाज करते हैं। नहीं इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ ये क्लियर का अभी ये इसका आ रहा है, बिकॉज नॉर्मली वो क्लियर कर देता है और पिछली वैल्यू भी सेव कर लेता है। अब हमने इसको एल्स में सिंपली, इसका एक और तरीका बहुत सिंपल सा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एक फ्लैग रख लेते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो इस केस में अगर हम करते हैं तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर देते हैं और यहाँ पे आके फ्लैग इक्वल्स टू 1 किया। हम ये भी चाह रहे हैं कि जो नया नंबर आया वो भी फर्स्ट नंबर में वो आ जाए। यार वो तो हम नीचे कर सकते हैं, वो तो इशू नहीं है। जी जी वो कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब वो इधर कर लेते हैं हम, सिंपली वो नीचे कर देते हैं क्योंकि वो हर उसमें आना ही है, उसको यहाँ पे कर देते हैं। जब वो डिस्प्ले करवाए साथ ही साथ उसको फर्स्ट नंबर में रखते हैं, ठीक है। और फ्लैग अगर 1 हो तो क्रॉस वाले में क्या करो जी,
हो गया, ठीक है जी। अब हम ये कर रहे हैं जिस तरह मैंने किया 11 प्लस 12 प्लस किया है तो वो आ गया हमारे पास 23, फिर दोबारा प्लस किया है और फिर किया है लाइट से 123 आया हुआ था, फिर प्लस किया तो अब वो पिछला क्या हुआ था 23 प्लस 1 आया तो ये 24, ठीक है। कोशिश करें कि जितना ऐसी लगाएं। अब ये काम क्यों हुआ है? फंक्शन की वजह से, कि मैंने हर काम को अलग फंक्शन में कर दिया है तो सारी जगहों में मुझे चेंज नहीं करनी पड़ी, सिर्फ फंक्शन में चेंज करनी पड़ रही। और ये मैसेज बॉक्स आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है, ये मैंने लगाया हुआ है, ठीक है बच्चों। सो इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं कि सर स्टार्ट में 0 आना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना कैलकुलेटर था वो स्टार्ट में 0 आता है, फिर जब लिखना शुरू करें 0 खत्म हो गए दूसरे आ जाए। ये छोटे छोटे चीजें होती हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं, ये पहले भी मेरे ध्यान में तो था ये करने का, लेकिन ये मैंने क्यों नहीं करवाया कि जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन ना हो कि यार ये फ्लैग किधर से, फ्लैग क्या ड्रामा है, ये कहां से ले आए हैं और ये इफ के चेक्स क्यों लगा रहे हैं। सो हमेशा बिल्कुल सिंपलर से जो है ना वो कम्प्लेक्स की तरफ जाए, पहले बिल्कुल सिंपल कर लें फिर कम्प्लेक्स। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं कहा यार ये ना कहें उस्तादों को पता कुछ नहीं, इसलिए करके दे दिए। कोड हमेशा लिखें छोटा सा। मैं आपको फुल फ्लैज साइंटिफिक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा, आपको असाइनमेंट मिलेगी फुल फ्लैज। इस तरह विंडोज का होता है ना, वो छोटा बड़ा भी होगा, उसमें मेन्यू में आप साइंटिफिक भी करेंगे और वो दूसरा भी करेंगे, लेकिन उसका कोड मैनेजेबल होगा, छोटा सा होगा। अदरवाइज अगर आप बनाएंगे तो वो कोड उसका थाउजेंड्स ऑफ लाइंस में जाएगा। इवन जो इन्होंने एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है छोटा सा कैलकुलेटर, वो सिंपल कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक नहीं होगा। उसमें वो फैसिलिटी नहीं होगी कि मेन्यू पे क्लिक करें तो वो बड़ा हो जाए, उसमें दोनों सारे पैन्स ओपन हो जाएं, या मेन्यू पे सिंपल पे क्लिक करें तो सिंपल हो जाए, साइंटिफिक क्लिक करें तो साइंटिफिक हो जाए, वो नहीं होगा। उसके बावजूद उसका जो कोड है वो तकरीबन 700, 800, 900 लाइंस का हो गया हो, ठीक है। तो आज जनाब आपने जाके एक तो बनाना है कैलकुलेटर, दूसरा एक बनाने की कोशिश करें टिक टैक टो गेम। टिक टैक टो आती है वो क्रॉस और जीरो वाली, और जिसमें 9 खाने होते हैं, जो क्लास में बैठ के आप लोग खेलते रहते हैं, इधर क्लास लगाओ, इधर 0, इधर क्रॉस, इधर 0, इधर क्रॉस, इधर 0। तो जिसके 3 साइड्स मैच कर जाएं वो जीत जाता है। कभी नहीं खेली वो क्रॉस, मतलब यूं होता है कैसे, अब मैं यहाँ पे तो नहीं दिखा, डिजिटल पेन होता तो दिखा देता, यानी वो देखे ना वो कांटे सिफर वाली गेम जिसको कहते हैं। अब उसमें आपने करना क्या है, वो बहुत सिंपल है, उसका मैं आपको बेसिक वेग आइडिया दे देता हूं जी। लेट से हम यहां पे कर लेते हैं। उसमें आपके लिए करंट इस लेवल के ऊपर आसान तरीन चीज क्या है कि 9 बटन लगा लें। सिंपली एक बटन लगाया, इसका टेक्स्ट खत्म कर देते हैं हम, इसका टेक्स्ट खत्म कर दिया और इसको कॉपी किया, कॉपी और यहां पे पेस्ट करते गए। ये 3 हो गए, इन तीनों को पकड़ के कॉपी किया, यूं करके तीनों को कॉपी किया, कंट्रोल किया, कंट्रोल भी पेस्ट हो गए। ये जनाब हो गया आपस में, ठीक है। अब इस पे क्लिक करें तो अगर जो बंदा क्लिक कर रहा है वो आपने ये देखना है कि एक मरतबा क्लिक हो तो क्रॉस, इसका टेक्स्ट क्रॉस बन जाए, दूसरी मरतबा क्लिक हो तो 0 बन जाए। ना दोनों राइट ही करें ना, लेकिन एक मरतबा में क्रॉस हो, दूसरी मरतबा में 0। और फिर एंड में आपने साथ साथ चेक क्या करते जाना है कि ये तीनों का टेक्स्ट बराबर है, ये तीनों का, या ये तीनों का, या ये डायगोनल में अगर ये बराबर हो जाता है तो बंदे का मैसेज आ जाएगा बंदा विन कर गया, नहीं हुआ तो कल देख लेंगे। आज आपकी ये 2 असाइनमेंट्स हैं, कल की 11 असाइनमेंट्स मिलेंगी। रनिंग बटन आपने बनाना होगा कि हाँ, रनिंग बटन ये होगा कि आपने एक बटन को क्लिक करना चाह रहे हैं और वो आपसे क्लिक नहीं हो रहा, आगे आगे भागता जाए आपसे।
तो इस तरह के छोटे छोटे एप्लीकेशन हम आहिस्ता आहिस्ता बनानी शुरू करेंगे। लेकिन आज आपने जाके बेसिक जितना पढ़ाया है उसको एक मरतबा देखें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेक करें और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू एक दूसरे की वैल्यूज चेंज करें, बटन्स की वैल्यूज चेंज करें, डिफरेंट इवेंट्स चेक करें, राइट क्लिक पे, लेफ्ट क्लिक पे, माउस मूव पे, ठीक है। और इस तरीके से फॉर्म वगैरह को चेंज, उसकी प्रॉपर्टीज को देखें, फिर एक छोटा सा कैलकुलेटर बना के लाएं और फिर कोशिश करें टिक टैक टू गेम बनाने की। फर्स्ट टाइम आपको बहुत सारा, आप हो सकता है तंग भी हो, कुछ एरर्स भी आए। एक एरर नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से ये आपने एक एप्लीकेशन रन की हुई है और यहाँ पे थोड़ी सी चेंज लाई है, दोबारा रन की तो ये आपको एरर दे देगा और एरर ये होगा अनएबल टू कॉपी फाइल और दिस। जब भी ये एरर आए ना, अनएबल टू कॉपी फाइल वाला, तो इसका मतलब यह है कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रही है। उसको क्लोज करें और फिर जो है इसको रन करें, तो फिर ये एरर खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर? तो अभी बैठ के भी थोड़ा सा काम कर लें और आगे यार इसको सेव करो।